अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। डिसीजन मेकिंग एक ख़ास लेवल तक पहुंचाते पहुंचाते हम आगे पहुंचे। अब यहाँ पे पॉइंट ऐसा आया कि समटाइम आपको डिसीजन लेना होता है, लेकिन डिसीजन लेते हुए आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर डिसीजन लेना होता है, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेना होता है। होता ये कि आपको डिसीजन ये लेना है कि मैं कुर्सी बनाऊँ या मेज़ बनाऊँ। अभी तक हमारी सारी एग्जाम्पल कुर्सी की चल रही थी, तो आप दूसरे बंदे से पूछते हैं यहाँ पे कुर्सी बनाऊँ या मेज़ बनाऊँ, वो कहते हैं यार सीधी सी बात है, जिस पे ज़्यादा प्रॉफिट हो वो बनाओ। बात भी सही है। अब कुर्सी पे प्रॉफिट होता है 100 रुपये का और मेज़ पे प्रॉफिट होता है 200 रुपये का, तो हमें क्या बनाना चाहिए? हमें मेज़ बनानी चाहिए। अगर हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो हम सिर्फ मेज़ें बनाएं और सिर्फ 200 रुपये प्रॉफिट कमाते रहें, रादर देन कुर्सी पे 100 रुपये प्रॉफिट कमाएँ। पता ये लगा कि हमारे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास फॉर एग्जांपल लेबर सिर्फ 1000 आवर्स अवेलेबल है। पता ये लगा कि कुर्सी को बनाने के ऊपर जो है वो आवर लगता है 1 और मेज़ को बनाने पे लगते हैं 3 आवर्स। तो कुर्सी 1 आवर में बनती है और 100 रुपये बचत दे देती है, और मेज़ 3 आवर्स में बनती है और बचत देती है 200 रुपये की। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जितने लेबर के आवर्स हैं मैं उतनी कुर्सियाँ बना सकता हूँ। 1000 आवर्स से मैं 1000 कुर्सियाँ बना लूँगा, लेकिन 1000 आवर्स से मैं मेज़ें 333 ही बना सकूँगा। अब 1000 कुर्सियों पे 100 रुपये का प्रॉफिट वर्सेस 333 कुर्सी मेज़ों पे 200 का प्रॉफिट। अब गेम समझ आ रही है कि कुर्सी में फ़ायदा था। नॉर्मली क्या होता है, डिसीजन जब अजम्पशन ये ली जाती है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड, पैसा अनलिमिटेड है, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे की आपको फाइनेंस कॉस्ट बता देते हैं, वो भी आप प्रोजेक्ट का हिस्सा बना देते हैं कि हाँ ठीक है पैसा हम उधार पे लेंगे, उधार की फाइनेंस कॉस्ट इतनी हमें पड़ेगी। अगर अनलिमिटेड नहीं है रिसोर्सेज और रिसोर्सेज लिमिटेड है तो आप एक ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं कि आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ता है। फिर आप क्या करते हैं, आप ये देखते हैं कि मेरे पास कौन सा ऐसा रिसोर्स है जो सबसे कम है, कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसमें मैं बाउंड हो गया हूँ, जिसमें मैं अपनी डिमांड पूरी नहीं कर सकता। भाई जितनी डिमांड है अगर उतने रिसोर्सेज हैं फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन इज़ के रिसोर्सेज कम है और काम ज़्यादा है। अब सोचना पड़ेगा कि मेज़ बनाएं, कुर्सियाँ बनाएं, या इतनी कुर्सियाँ बना लें इतनी मेज़ बना लें। मिक्सिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा, डिसीजन लेना पड़ेगा। उस डिसीजन के लिए हम आते हैं लिमिटिंग फैक्टर की तरफ। आईकेप का सबसे पसंदीदा एरिया, आईकेप को डिसीजन मेकिंग में बहुत शदीद पसंद है ये लिमिटिंग फैक्टर वाला सवाल। जैसे भी मैंने आपसे कहा कि लेबर के ऊपर फिर से उन्होंने सवाल पूछा पिछली अटैम्प्ट में भी, तो वो उन्होंने डिसीजन मेकिंग के साथ मिक्स करके पूछ लिया, वो भी लिमिटिंग फैक्टर टाइप का सवाल था। तो लिमिटिंग फैक्टर में क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में निशानी ये है कि आपके पास एक से ज़्यादा तरह की प्रोडक्ट्स की ऑप्शन होती है, उनकी कंट्रीब्यूशन दी हुई होती हैं, उनके कुछ मसलों मसाइल दिए होते हैं, और आपसे कहा जाता है बताओ क्या ऐसा प्रोडक्शन प्लान बनाएं जिसमें फ़ायदा भी सबसे ज़्यादा हो और हमारे रिसोर्सेज इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरत तरीके से हो जाएं। हर सवाल में हर दफ़ा दोबारा नए तरीके से सोचना हो तो सोचा भी जा सकता है, लेकिन एक पैटर्न डेवलप कर लें और हर सवाल में वैसे उस पैटर्न को फॉलो करते चलें तो भी हमारा मामला हल हो सकता है। वो पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि आप सबसे पहले तमाम चीज़ों की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें। वो 3, 4, 2, 3 जितनी भी ऑप्शन दी हुई हैं उन सबकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाल लें। फिर आइडेंटिफाई करें आपका स्कैर्स रिसोर्स क्या है। क्या रॉ मटेरियल शॉर्ट है, क्या लेबर शॉर्ट है, क्या पैसे शॉर्ट हैं, क्या मशीन क्या शॉर्ट है। जो भी शॉर्ट है आप यहाँ लिख दें ताकि सवाल में बार बार आपको पता हो कि मेरा कौन सा रिसोर्स लिमिटेड है। सेकेंड स्टेप में लिमिटेड रिसोर्स बता दें। थर्ड में देखें कि वो है लिमिटेड रिसोर्स है मेरा, वो हर प्रोडक्ट पे कितना लग रहा है। मेरा लिमिटेड रिसोर्स था लेबर, तो फिर मैंने ये नहीं देखा कि मेज़ पे लकड़ी कितनी लग रही है और कुर्सी पे लकड़ी कितनी लग रही है। मैंने देखा मेज़ पे लेबर कितना लग रहा है, कुर्सी पे लेबर कितनी लग रही है, क्योंकि अब गेम ही लेबर की है, लेबर के हिसाब से सारी कैलकुलेशन होनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि कितना वो जो स्केर्स रिसोर्स है वो मेरा हर प्रोडक्ट पे लग रहा है, और फिर मैं उस हिसाब से कंट्रीब्यूशन निकालूंगा। जैसे मैंने कहा कि कुर्सी कंट्रीब्यूशन देती है 100 की और मेज़ कंट्रीब्यूशन देती है 200 की, लेकिन हमने कंट्रीब्यूशन पर रिसोर्स निकालने की कोशिश की। वो 100 रुपये पर लेबर कंट्रीब्यूट करती है, ये 200 रुपये तो कमा के देती है, लेकिन एक मेज़ कमा के देती है, और एक मेज़ लेबर के आर कितने खा जाती है? 3। इसका मतलब है कि एक मेज़ 66.66% ऑफ आर कंज्यूम कर वो 66 का हमें बेनिफिट दे रही है, 66.66 रुपीज़ का। मैं एक लेबर आर कुर्सी पे लगाऊंगा, वो लेबर आर मुझे कमा के देगा 100 रुपये पर लेबर आर। वही लेबर आर मैं मेज़ पे लगाऊंगा तो मेज़ मुझे कमा के देगी 66 रुपये पर लेबर आर।
तो मेरा लेबर आवर वैसे ही बड़ा कीमती है और है ही लिमिटेड, तो मैं वहाँ अपने लेबर को लगाऊँ ना जहाँ लेबर की बचत ज़्यादा हो। तो अब क्या होगा, आप स्टेप 1 को स्टेप 3 से डिवाइड कर लेंगे। स्टेप 1 में आपने कहा था हर किसी पे कंट्रीब्यूशन कितनी आती है, स्टेप 3 पे आपने कहा था हर किसी पे स्कैर्स रिसोर्स कितना लगता है। अब आपने स्टेप 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे, जवाब आ जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि मेरी कंट्रीब्यूशन पर स्कैर्स रिसोर्स किस तरह से आ रही है। 5वां स्टेप आप रैंकिंग कर दें, जो सबसे अच्छा है वो पहला, जो सेकंड है फिर थर्ड, इस तरह से करके। और देन एक प्रोडक्शन प्लान बनाएं। जो पहला है पहले उस पूरे को कंज्यूम करें, फिर भी बच जाएं आवर्स तो फिर दूसरे की तरफ आएँ, फिर भी बच जाएं तो तीसरे की तरफ आएँ। जहाँ रुक जाएं अगली प्रोडक्ट की तरफ मत जाएं, जितना हो गया अल्लाह शुक्र, उससे आगे हमने नहीं जाना। क्या ये बात समझ आ रही है? तो ये एक 6 स्टेप आपने हमेशा जहन में रखने हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको एक्टिव की किताब में एक एग्जांपल से उन्होंने समझाया था। उन्होंने कि प्रोडक्ट है ABCD, उसकी एनुअल सेल्स इतने इतने यूनिट्स है, उसकी मटेरियल लेबर फलाना फलाना कॉस्ट इतनी है, फुल कॉस्ट इतनी है, सेल प्राइस इतनी है, प्रॉफिट पर यूनिट इतना है, डाटा वगैरह उन्होंने दिया हुआ है कि डायरेक्ट लेबर को 12 पर आर देते हैं। सेल डिमांड इन फुल को वो करने के लिए आपको 12,000 आर लेबर्स के चाहिए होंगे, लेकिन 6,000 आर्स अवेलेबल है। कह रहे हैं आपको साल में चाहिए 12,000 आर्स ये सब बनाने के लिए, लेकिन अवेलेबल कितने हैं? समटाइम वो खुद बता देंगे कि लिमिटिंग फैक्टर है, वो नहीं बताएंगे तो फिर आपने देखना है कि वो जितने भी यूनिट आपकी मैक्सिमम डिमांड है उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि मुझे कितना रिसोर्स चाहिए और मेरे हाथ में रिसोर्स इस वक्त कितने हैं, उसकी बेस पे डिसीजन मेकिंग हो जाएगी। इस सवाल में हम क्या करेंगे, स्टेप 1 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली, ABCD की सेल्स ऊपर लिखी, वेरिएबल कॉस्ट नीचे लिख के माइनस किया और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकलाई 4.57, 2.59। अगर मेरे रिसोर्सेज लिमिटेड ना होते तो मैं D सबसे ज़्यादा बनाता, D से फुर्सत मिलती तो मैं B बनाता, जो मुझे सबसे ज़्यादा कमा के दे रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है ये रिसोर्सेज भी बहुत उजाड़ रहे हों। जैसे मेज़ कमा के तो 200 दे रही थी लेकिन रिसोर्स 3 लेबर का खा गई थी, और कुर्सी 100 रुपये कमा के दे रही थी लेकिन रिसोर्स 1 लेबर का खाया था। तो स्टेप 1 हो गया, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लगा ली। स्टेप 2 आइडेंटिफाई का स्केर्स रिसोर्स, सवाल ने दिया हुआ है लेबर। स्टेप 3 स्केर्स रिसोर्स पर यूनिट कितना लग रहा है, तो हमने कहा कि लेबर पर यूनिट कितने लग रहे हैं, उन्होंने सवाल में हमें डाटा दिया हुआ था। अब सवाल में आना पड़ेगा। सवाल में उन्होंने कहा था कि डायरेक्ट लेबर को हम 12 रुपये पर आवर देते हैं, और यहाँ डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट लिखी हुई थी 6 रुपये। इसका मतलब यहाँ आधे घंटे काम कर रहा है, यहाँ 1 घंटे काम कर रहा है, यहाँ 25% ऑफ आर काम कर रहा है, यहाँ 75%। यानी कि सवाल कई दफ़ा आपको एग्जैक्ट आर की कैलकुलेशन ना दे, टोटल रुपए दे दे, तो आप पर यूनिट से निकाल लें। तो हमें ये पता लगा कि 0.5 आर लगता है ए पे, 1 आर लगता है बी पे, 0.25 आर लगता है सी पे और 0.75 आर लगता है डी पे। स्टेप 4 है कंट्रीब्यूशन पर आर। स्टेप 3 स्टेप 1 से स्टेप 1 को ऊपर रखना है, स्टेप 3 से डिवाइड कर देना है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर यूनिट से डिवाइड कर देना है। तो मेरे पास 4.5 को 4.5 से जवाब करके 9 आया, 7 आया, 10। अब डिसीजन लेना है इनमें से सबसे अच्छा कौन सा। इनमें सबसे अच्छा ये 12 है, फर्स्ट हो गया, फिर 10 है, सेकंड हो गया, फिर 9 है, थर्ड हो गया, और फिर 7 है, फोर्थ हो गया। अब इनको बनाते चले जाएंगे। अब स्टेप 6 है कि अब आपने एक प्रोडक्शन का स्केड्यूल बनाया। सबसे पहला डी है, डी के मैक्सिमम हमारी डिमांड कितनी थी सवाल में, 4000, और डी लेबर कितना खाता है, 0.75। तो मैं 4000 यूनिट बना दूं, 0.75 से मल्टीप्लाई करूं, 3000 मेरे लेबर इस्तेमाल हुए। अभी भी मेरे पास लेबर बचा हुआ है। लेबर टोटल कितना है, 6000 आवर्स। उन्होंने कहा था कि 12000 की डिमांड है, लेकिन आपके पास कितने हैं, 6000 आवर्स। अब मेरे पास बच गए कुछ और पैसे। मैंने अब सेकंड ऑप्शन की तरफ जाना है। सेकंड ऑप्शन मेरी सी है। सी की कितनी यूनिट्स हैं, 8000, और सी लेबर कितनी खाता है, 0.25। 8000 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया, 2000 आवर्स आए। मेरे हाथ में कितने हैं, 3000। मैं बड़ा खुश हो गया, मैंने 2000 आवर्स उसको दे दिए और मैंने 4 भी बना दिए, डी भी पूरा बना दिया, सी भी पूरा बना दिया। थर्ड ऑप्शन थी ए। अब मेरे पास 1000 आवर्स बचे हैं। मैंने जब देखा ए के यूनिट्स कितने हैं, तो ए के यूनिट्स थे 4000, और ए आर कितना का आता है, हाफ। तो ए को चाहिए कितने आवर्स, 2000। हमारे पास हैं कितने बकेट में, तो बस हम दुखी हो जाएंगे और हम उतना बना सकेंगे, उतने यूनिट बना सकेंगे जिसमें 1000 आवर्स पूरे हो जाए, और हम कहेंगे लो जी 6000 आवर्स पूरे हो गए। अगर वो पूछें बताओ टोटल कंट्रीब्यूशन क्या निकली है, तो जो डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं, जो आपके जितने यूनिट्स हैं उससे कंट्रीब्यूशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि डी से पूरी कंट्रीब्यूशन मिल गई, सी से पूरी कंट्रीब्यूशन मिल गई, ए बेचारा सिर्फ 9000 कंट्रीब्यूशन दे सका। तो ये हमारा डिसीजन बन गया। लिमिटिंग फैक्टर का कोई भी सवाल है ना, बस यही 6 स्टेप्स हैं।
सिर्फ कंपोनेंट ढूंढ लेने हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक पहुंच जाना है, स्केर्स रिसोर्स तक पहुंच जाना है, आगे उन्हीं को गोल 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 घुमाना है। सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं, जल्दी जल्दी से कुछ प्रैक्टिस मटेरियल देखते हैं। एक कंपनी है जो पता नहीं क्या क्या कर रही है और क्या हो रहा है उसको, लेकिन उसकी प्रोडक्शन फैसिलिटी 50,000 मशीन आवर्स तक लिमिटेड है। सवाल कभी कभी खुद बता देता है कि ये लिमिटेड है, साथ साथ पास पेपर का रेफरेंस भी आ रहा है क्विक रेफरेंस के तौर पे। अब ये सोच रहे हैं कि ये तो मसलो मसाइल हो गए 50,000 मशीन आवर्स के, तो कुछ चीज़ें हमें बाहर से ख़रीदनी पड़ेंगी। डाटा दिया हुआ है, उसकी डिमांड दी हुई है, उसकी सारी यूटिलाइजेशन दी हुई है। सवाल ये कि बताओ कितने इन हाउस बनाएं और कितने बाहर से खरीदें। भाई जो हम बना सकते हैं अपने रिसोर्स में पहले तो वो बनाए ना, जो बच जाए वो बाहर से खरीद लें। तो इस सवाल की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतना ही नहीं है कि हमने कितना बनाना है, ये भी है कि हमने बाहर से कितना खरीदना है। ठीक है, हमारे स्टेप्स क्या आते हैं? पहला स्टेप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, डाटा दिया हुआ है, मटेरियल दिया हुआ है, लेबर दिया हुआ है, ओवरहेड दिया हुआ है, और FOH वगैरह को तो हम तब तक काउंट ही नहीं करते जब तक वो हमें कह नहीं देते। तो हमने क्या किया, हमने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में 35 में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दी और हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पे आ गए। हमने एज्यूम ये किया है कि वी कैन ऑल्सो सेल द यूनिट्स इन सेम प्राइस एट विच दे आर अवेलेबल इन मार्केट। चूँकि उन्होंने मार्केट की प्राइसेस बताई हुई थी हमें, बाहर से इतने की मिलती है, और हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता थी, हमने उसी को सेलिंग प्राइस कंसिडर किया, उसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट माइनस की। तो स्टेप 1 क्या है, हमारे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया। स्टेप 2 क्या होता था, स्केर्स रिसोर्स आइडेंटिफाई करें। सवाल में क्या है, 50,000 मशीन आवर्स। स्टेप 3 क्या होता था, हर स्केर्स रिसोर्स कितना कंज्यूम हो रहा है ये इन्होंने बताया हुआ। मशीन आवर्स 8, 4, 5 और 2 चाहिए। चौथे में फिर हम डिवाइड कर देते थे, उसकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पकड़ते थे और इससे डिवाइड कर देते थे। तो देखते हैं उसी तरह की बातें होनी है। स्केर्स रिसोर्स मशीन आ रहा है 50,000, यूटिलाइजेशन है 8, 4, 5, 2 सवाल ने दी हुई थी, कंट्रीब्यूशन पर स्केर्स रिसोर्स निकाल लिया। तो अब जवाब आया 0.25, 1.25, 0.2 और 0.5। सबसे तगड़ा 1.25, हमने कहा तू 1 है तो मैं तो सेलेक्ट करना ही करना है। नंबर 2 पे 0.5 आया, नंबर 3 पे 0.25 आया, नंबर 4 पे 0.2 आ गया। तो सबसे पहले 1 बनाएंगे। 1 की मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 2000, और वो रिसोर्स कितने खाता है, 4। 8000 आवर्स बन गए, हाथ में टोटल आवर्स कितने थे, 50,000। एक आप एक बैलेंसिंग मेथड के तौर पे भी चल सकते हो, और ये की है कि एक लाइन आइटम में लिख दें कि अभी पहले A लगा, फिर B लगा, फिर C लगा, और साथ साथ माइनस करते जाए। और एक है कि आप ज़बानी सोचते रहें। फिलहाल मेरे सामने ज़बानी बात चल रही है। 50,000 आवर्स में से 8,000 लग गए, अब कितने हमारे पास, 42,000। सेकेंड ऑप्शन क्या है, ये वाली, ये कितने आर खाती है, 4500 मल्टीप्लाई बाई 2, 9,000। तो 9 और 8 में अभी भी हम लोग सेफ हैं। अब हमारे पास आर्स बच गए 33,000। फिर हम आए इस पे थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन 6500 डिमांड है और आर कितना खाता है, 8। जल्दी से मल्टीप्लाई करें 6500 को 8 से, 33, 39 नहीं जी, 6500 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, क्या जवाब निकला, 52,000 आर्स। आर्स हैं कितने हमारे पास, 33। मायूस हो गए। एक यूनिट कितने आर्स में बनता है, 8 में। 33,000 को 8 पे डिवाइड कर दें, बस 4125 से ज़्यादा हम नहीं बना सकेंगे। तो क्या हुआ, हमने ये पूरा बना लिया, टिक लगा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। इस बेचारी की बारी नहीं आई, हम कहेंगे भाई बाहर से ख़रीद लेंगे सारा का सारा। ये पूरा टिक लग गया और ये बेचारे में 4125 बना सके, जबकि हमारी डिमांड ज़्यादा थी। तो हमने कहा भाई इतना बकाया बाहर से ख़रीद लेंगे, इतना हमने बना लिया है। बात समझ आई? क्विकली देख रहे हैं, एक ही तरह के फॉर्मेट पे ये सारे सवाल होते हैं। फिर जनाब एक सवाल सामने आ जाता है, एक कंपनी है वाइड रेंज ऑफ प्रोजेक्ट बनाती है ABC। अगर आप ये 6 स्टेप्स फॉलो कर लेंगे ना, तो हमेशा एक स्टैंडर्ड पैटर्न पे आपका सवाल ठकाठक सॉल्व होता चला जाएगा, इतना ही फास्ट जितना हम इसको देख रहे हैं। बस आपको लिखना होगा तो उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारे पास दामन में उतनी गुंजाइश नहीं है। बजट लोकल सेल्स वगैरह प्रोडक्ट ABC की जनाब उन्होंने रिक्वायरमेंट बताई हुई है। एक नई बात नज़र आ गई, कमिटेड एक्सपोर्ट सेल एज पर एग्रीमेंट। 800 यूनिट हमारे कमिटेड है। इसका मतलब है मेरी प्रेफरेंस जो मर्जी बने, 800 यूनिट तो मुझे पहले B के बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि ये 1 से भी पीछे चला गया। प्रेफरेंस होती है ना 1, 2, 3, 4, ये 0.5 प्रेफरेंस पे चला गया, यानी कि ये 1 से भी ऊपर है। पहले ये, फिर बाकी अपने हिसाब किताब लगाते फिरेंगे। अब देखते हैं करना क्या है।
मटेरियल शॉर्ट है और सिर्फ 80,000 kg अवेलेबल है। बड़ा अच्छा लगता है जब ये खुद बता दें, ना बताएं और हो सकता है आपको मशीन आवर्स भी बता दें, लेबर आवर्स भी बता दें, आपने सबको पूरी डिमांड से मल्टीप्लाई करके टोटल निकालना है और अंदाज़ा लगाना है कि आपकी इनमें से कौन सी चीज़ शॉर्ट हो रही है। एक वक्त में कोई एक ही चीज़ शॉर्ट होगी, अगर एक वक्त में आपके 2 लिमिटिंग फैक्टर हों तो फिर यहाँ से चीज़ ऊपर चली जाती है, लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ बात आ जाती है। लीनियर प्रोग्रामिंग में फिर आप वो QM में जैसे आप शेडेड रीजन बनाते थे और फिर बेस्ट कम्बिनेशन निकालते थे, तो वो इस लेवल पे नहीं है। बहुत पुराने ज़माने में कभी हुआ करता था, लेकिन अब वो ना किताब में उसका तस्करा किया उन्होंने और ना वो ये मानते हैं कि कैफ लेवल पे मल्टीपल लिमिटिंग फैक्टर हमारे सिलेबस में है। अच्छा जी, ये कमिटेड हो गई। सेल प्राइस दी हुई है, मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है, बाकी चीज़ें दी हुई हैं। डायरेक्ट फिक्स ओवरहेड को हमने फ़ौरन से उड़ा दिया, बाकी सबको हमने हिसाब किताब लगाया। प्रोडक्ट सी अदर प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल होता है। अगर ये इंटरनली ना बन सका तो हमें मार्केट से 3,000 पर के यूनिट पे ख़रीदना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट सी की जो सेलिंग प्राइस है वो हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि हम इंटरनली यूज़ करते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट हो गया तो मार्केट से ख़रीदना पड़ेगा। मार्केट से कितने का मिलेगा? लो जी, सेलिंग प्राइस मिसिंग थी, ये सेलिंग प्राइस उठा के यहाँ लिख देते हैं। अब आपकी सेलिंग प्राइस आपको पता है, मटेरियल की कॉस्ट आपको पता है पर यूनिट, लेबर पता है, अदर मटेरियल पता है, वेरिएबल ओवरहेड क्या है? लेबर कॉस्ट का 80%, जो लेबर की कॉस्ट आ रही है आपकी उसका 80% उठा के यहाँ लिख दें। सब कुछ सजा हुआ है, क्या करना है वही अपनी गर्दान। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट लिखी, उसमें से सारे वेरिएबल कॉस्टें माइनस करके मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाली। सेकंड स्टेप था स्केर्स रिसोर्स बताना होता है कौन सा है, हमारा क्या है? केजीज। मैं कहा था मटेरियल शॉर्ट है, तो फिर यूटिलाइजेशन ऑफ मटेरियल, यूटिलाइजेशन उस स्केर्स रिसोर्स की देखेंगे। अब ये नहीं देखेंगे कि कितना क्या केजी कितना खाता है। क्या कहीं लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ कितनी केजी खाती है? ये इन्होंने केजीज में लिखा हुआ है, ये 14 केजी खाता है, ये 12 केजी खाता है और ये, तो हमें समझ आ गया। हम लिख देंगे 14, 12 और 2। फिर चौथा स्टेप जिसमें पहले को तीसरे पे डिवाइड करना होता है, हमने 7900 को 14 पे डिवाइड किया, ये जवाब आ गया। 4500 को 12 पे डिवाइड किया, ये जवाब आया। 800 को 2 पे डिवाइड किया, जवाब ये आया। इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन? ये, सेकंड ये और थर्ड ये। पहले ए बनाएंगे पूरा का पूरा। ए की डिमांड कितनी है? अच्छा, अब वो एक कमिटेड वाला भी तो था 800, पहले तो वो बना लेना, उसका कुछ नहीं हो सकता। ये 800 यूनिट पकड़े, 800 यूनिट कितने केजी खा जाएगा? 12 केजी इसकी यूटिलाइजेशन होती है ना बी की, तो 800 को 12 से मल्टीप्लाई कर दें, 9600 केजी तो यही खा गया। अब 80,000 केजी में से मेरे पास जो बच गए हैं वो कोई 70,400 केजी हैं गालबन, 9,600 केजी वो खा गया। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली प्रेफरेंस क्या है? ए के कितने यूनिट्स? 4500। और केजी कितने खाता है? 4500 को 14 से मल्टीप्लाई करें भला। ठीक है, इसका मतलब है इतने केजी मुझे इसमें से अब साइड पे कर देने होंगे क्योंकि मैंने ए बना लिया। सेकंड प्रेफरेंस क्या थी हमारी? ये, इसके कितने यूनिट? 2500। कितने केजी खाता है? 2। 2500 इंटू 2 5000। है हमारे पास गुंजाइश 5000 की? है जी, आपने बताया। ये भी बना लेते हैं पूरा। अब एंड पे देखेंगे हमारे पास गुंजाइश कितनी है। तो एक तो ये प्रोडक्शन, मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक अल्टरनेट इसकी प्रेजेंटेशन, वो अल्टरनेट प्रेजेंटेशन मैं थोड़ा सा डिफरेंट रंग से दे देता हूँ। ब्लैक स्क्रीन पे जाके दे देते हैं, लेकिन वो स्क्रीन कभी भी गायब हो सकती है, किस्मत अपनी अपनी। आप यूँ कर सकते हैं कि इधर ए, बी और सी तो लिखा हुआ ही है, आप उस पर लिख लेंगे हाँ भाई उसके 2500 यूनिट चाहिए, उसके फॉर एग्जांपल 5000 चाहिए, उसके फॉर एग्जांपल 4000 चाहिए। आपने इस तरह से वो किया हुआ है। आप इस साइड पे लिख दें केजीज, आपने लिखा 80,000। पहले लिखें बी के कमिटेड 800 यूनिट। 800 यूनिट जी इतने केजी खा गया, वो उतने केजी माइनस कर दें, फिर आपके पास बैलेंस आ जाएगा। बैलेंस आ गया था शायद 70,600 टाइप। फिर आपके मैं बनाऊंगा ए जो बनाऊंगा तो ए के इतने यूनिट्स होंगे और वो इतने केजी खा जाएंगे। केजी यहाँ से माइनस कर दूँ, फिर यहाँ पे एक अमाउंट आ जाए रिमेनिंग। तो प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ यूनिट्स चल रहे हैं और एक तरफ केजी आर चल रहे हैं।
तो एक आइडियल चीज़ ये है कि सब कुछ उसी तरह से आप सबसे राइट पे एक नया कॉलम बना लें जिसमें केजी आर्स का रिमेनिंग बैलेंस हो, शुरू उसके पूरे बैलेंस से करें और एक एक करके जो आपने एलोकेट करना है उसको बजाय इसके कॉलम में एलोकेट करें। आप कहें बी को इतना एलोकेट हुआ, ए को इतना एलोकेट हुआ, सी को इतना एलोकेट हो गया, यहाँ लिख दिया और फिर इसको इतना एलोकेट हो गया। लेफ्ट पे यूनिट्स आते गए और राइट पे केजी की यूटिलाइजेशन, उससे आपको पता लग जाएगा कि हमारे पास कितना मार्जिन बच रहा है साथ साथ। क्या बात समझ आई? जल्दी से आगे चलते हैं। एक और सवाल, वो कहते हैं कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है उसकी एनुअल कैपेसिटी है 1.8 मिलियन मशीन आवर्स। इस तरह की बात करते साथ ही में समझ आ जाता है कि ये हमें कुछ बता रहे हैं। रेलेवेंट डाटा क्या है? आपकी 3 तरह के प्रोडक्ट है, स्मॉल साइज, मीडियम साइज और लार्ज साइज। सेलिंग प्राइस दी हुई है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दिया है, लेबर कॉस्ट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, मशीन आवर्स बताए हुए हैं, डिमांड बताई हुई है, मिनिमम प्रोडक्शन रिक्वायर्ड बता दी, मिनिमम प्रोडक्शन, मिनिमम इतनी हमें करनी होगी। तो अभी ये कमिटेड हो गया। तो अभी हमने वो 1 2 3 प्रेफरेंस वालों को एलोकेट करने से पहले इन तीनों के तो 1-1 लाख यूनिट्स बना छोड़ने हैं, फिर बाकियों में देखेंगे कि बाकियों में क्या प्रेफरेंस हो सकती है। अदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कॉस्ट ऑफ मंथली पेरोल जो है 1.5 मिलियन है। हमने कहा ठीक है, बड़ी अच्छा किया आपने हमें बता के। और फिक्स ओवरहेड उन्होंने बता दिया और उन्होंने कहा हम एलोकेट करें ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। हम नॉर्मली ऐसी फजूल चीज़ों से दूर रहने की कोशिश पूरी करते हैं जब तक सवाल हमें ख़ास तौर पे ना बता रहा हो। अब हमारा पहला स्टेप क्या है? सेल माइनस जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट हमने क्या की? हमने डायरेक्ट मटेरियल पकड़ा, लेबर पकड़ा और ओवरहेड्स की हमने बातें कर ली। वो हम लोगों ने इसमें वेरिएबल ओवरहेड्स और वो मटेरियल ये सारा कुछ इसमें डाल के हमें पता लग गया कि हमारी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इतनी है। रिसोर्स हमारा कौन सा कमज़ोर है? मशीन आवर्स 18। वो यूटिलाइजेशन क्या है? सवाल ने बताई हुई थी 2 4। और कंट्रीब्यूशन पर स्केर्स रिसोर्स कितना है? ये 45 को डिवाइड करेंगे 2 से, 51 को करेंगे 4 से और 87 को करेंगे 5 से। ये जवाब आ गया। हमने प्रेफरेंसेस बना ली, लेकिन सबसे पहले क्या करना है? ऑलरेडी अब यहाँ हमने वो फॉर्मेट वो किया। आपके पास शुरू में आर्स कितने हैं? 1.8 मिलियन। 1.8 मिलियन लिख लेते हैं। आपका शुरू में 1.8 मिलियन आर्स हैं। अब 1.8 मिलियन में से तीनों के लाख लाख यूनिट पे कितने वो लगेंगे? आर्स लगेंगे। इसके आर्स हैं 2, इसके 4 और इसके, और शुक्र है 1-1 लाख है तो बड़ी आसान हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। 2 लाख उस पर लग जाएंगे, 4 लाख उस पर लग जाएंगे और 5 लाख। तो ये कितने होते हैं? 2, 4 और 5 लाख, 11 लाख। इधर से 11 लाख माइनस कर दिए और हमने कह दिया जा भाई तेरे लाख लाख यूनिट बन गए। ये तो हमें करना था। अब आए प्रेफरेंस की तरफ। पहली प्रेफरेंस क्या है हमारी? इसके टोटल यूनिट्स कितने थे? 2 10। तो 1 10 बनाने होंगे। ये कितने यूनिट, ये कितने रिसोर्स खाता है? 2। 1 10 पे कितना लगेगा? 2 20। तो यहाँ पे उस 2 20 को माइनस कर लिया जाए। क्या भाई इसको 1 10 को पूरा करने के लिए हमारे आर्स लग जाएंगे 2 20। हमारे पास बैलेंस कितना था? 7 का। हमने कहा जी 2 20,000 हमारे और शॉर्ट हो गए, हमारे पास और कम आर्स बच गए। सेकंड प्रेफरेंस की तरफ आएंगे। सेकंड प्रेफरेंस क्या है? ये कितने आर खाता है? 5। और इसकी डिमांड कितनी है? 80,000। 80,000 इंटू 5 4 लाख। क्या 4 लाख आर्स हैं हमारे पास? हैं। हमारे पास इस वक्त कितने हैं? 7 लाख में से 2 20 माइनस हुए, कितना बचा? 480। इसका मतलब 4 लाख में एलोकेट कर सकता हूँ। 4 लाख एलोकेट करके इसके भी बना लिए। अब जो आर्स बच गए मेरे पास वो हैं 80,000। और 80,000 से मैं बकाया क्या बना सकता हूँ? सेंटर वाला। सेंटर वाला कितने आर्स खा रहा है? मेरे पास आर्स कितने? 80,000। 80 को डिवाइड कर दें, कितने यूनिट बना सकता हूँ? 20,000। ये 20,000 बैलेंसिंग यूनिट बन गए। तो ये एक अल्टरनेट प्रेजेंटेशन है कि यहाँ पे आपके यूनिट्स चल रहे हैं और यहाँ एक साथ साथ रनिंग बैलेंस चल रहा है कि कितना कितना कंज्यूम होता जा रहा है, ताकि आपको पता हो कि एंड पे जो बचा मैंने उसके साथ क्या करना है। बात समझ आई? सवाल तो कभी भी नहीं ख़त्म होंगे। अब ये भी सवाल है, ये भी सॉल्व हुआ हुआ है, लेकिन अब मतलब कहीं ब्रेक लगानी पड़ेगी। तो जो सवाल आपने देख लिया और नहीं हो सका वो वीडियो में आपको मिल जाएगा। हम ज़रा एक और सवाल भी, ये भी आपने देख लिया। तो ये 2 सवाल जो कि वक्त की कमी की वजह से हम नहीं देख पा रहे, नहीं तो इन्वेंट्री बेचारा रुल जाएगा। अब अदर फैक्टर्स, जब डिसीजन मेकिंग की साइज समझ आ गई है ना, तो बहुत सारे लोग डरते हैं कि सर वो डिसीजन मेकिंग में तो बड़े सारे तरह के डिसीजन होते हैं। डिसीजन एक ही होता है, हर वो कॉस्ट जो एक्स्ट्रा से पड़ रही है वो रेलेवेंट है।
यानी कि अगर वो फैसला आपसे कह दें अदर डिसीजन में कि वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन, बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट उठाएं या ना उठाएं, तो आप क्या करेंगे, उस एक कॉन्ट्रैक्ट पे इजाफी जितना भी खर्चा लग रहा है वो हिसाब लगाएंगे। आप इस वक्त जिस सिचुएशन पे बैठे हैं उस सिचुएशन से वहाँ तक जाने की तंगी कितनी है और वहाँ पे जाने का बेनिफिट कितना है, इजाफी कॉस्ट को इजाफी रेवेन्यू से नेट करेंगे, जवाब आ जाएगा। हमने पीछे पहले 2 सवाल तकरीबन इसी पैटर्न पे किए। तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डिसीजन कोई नई चीज़ नहीं है, वही है जो हम थ्रू आउट रेलिवेंट कॉस्ट में करते आ रहे हैं। अच्छा, और क्या डिसीजन हो सकता है? शटडाउन का डिसीजन हो सकता है कि जी हम शटडाउन डिसीजन लें। अब शटडाउन का मतलब ये है कि आप कहते हैं मैं आज अपनी प्रोडक्शन बंद कर दूं। जैसे आज प्रोडक्शन बंद करेंगे कुछ लोगों को पेनल्टीज़ देनी पड़ेंगी, कुछ आपके यूनिट बहुत ही गिरी हुई वैल्यू पे बिकेंगे, कुछ और मसला होगा। तो शटडाउन की अपनी कुछ कॉस्ट है, लेकिन शटडाउन के फ़ायदे हैं, आपका रेंट बचना शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है सवाल आपसे कहे कि भाई एक ऑप्शन है कि हम शटडाउन कर दें, एक ऑप्शन हम साल तक चलाने की कोशिश करें। तो फिर देखेंगे शटडाउन के नुकसान क्या हैं और शटडाउन के फ़ायदे क्या हैं, साल तक चलाने के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है। या वही वाली अप्रोच, एक के सिर्फ फ़ायदे देख लिए और दूसरे के फ़ायदे में से नुकसान माइनस कर लिया और दोनों को कंपेयर कर लिया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे इंटरनल बनाएं या बाहर से खरीदें, तकरीबन उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे है। तो हम कहते हैं शटडाउन डिसीजन एक डिसीजन है अबाउट वेदर नॉट टू शट डाउन अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप तब देखेंगे जब बेनिफिट ऑफ शटडाउन एक्सीड कर रहे हो उसकी रेलिवेंट कॉस्ट से। शटडाउन डिसीजन लॉन्ग टर्म डिसीजन हो सकता है जहाँ लार्ज इनिशियल एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, और एग्जामिनेशन के लिए शटडाउन डिसीजन शॉर्ट टर्म। अब ये एक बड़ा लंबा फैसला है, लेकिन आई के पास ना इतना टाइम ना इतने नंबर हैं कि हमें इतना बड़ा कैलकुलेशन दें कि बताओ बंद करें या ना करें। आप MFA में जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि एक प्रोडक्ट एक डिसीजन है जो 5 साल के ऊपर स्प्रेड हुआ हुआ है, उस 5 साल में से ये बेनिफिट होगा, ये इस तरह से होगा, तो आप वहाँ पे ओवर द ईयर्स उसको देख रहे होते हैं। यहाँ हमें आज का डाटा देंगे, हम आज की बेस पे डिसाइड कर लेंगे। अब अगेन इसके ना होने के बराबर पास पेपर में सवाल हैं, गिनती से आपको एक प्रॉपर सवाल मिलता है और एक आध जगह सवाल में हल्की सी इसकी झलक नज़र आ जाती है, बट ये कैटेगरी खामखा बन जाती है। अब मैं कैटेगरी बना के इसके ज़रार और रमूज़ अलग से बताऊँ उसको कोई फ़ायदा नहीं है। गेम वही है कि आपने देखना है कि इस वक्त शटडाउन के फ़ायदे नुकसान क्या हैं और शटडाउन ना करने से क्या ऑप्शन है। जो ऑप्शन अच्छी लगेगी सवाल उसी तरह सॉल्व होगा। पहले शटडाउन करने से ये, दूसरा शटडाउन ना करने से ये, दोनों को कंपेयर करेंगे और एक डिसीजन ले लेंगे। सवाल में जाएंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन दे रहा होगा आप 2 वर्किंग बनाएंगे, एक वर्किंग ऑप्शन 1 शटडाउन, एक वर्किंग ऑप्शन 2 नॉट शटडाउन। आप जो जो सवाल में दोनों ऑप्शंस का मिलता जाएगा वो रेलेवेंट कॉस्ट फेंकते जाएंगे और एंड पे कंपेयर कर लेंगे। हो सकता है 2-3 लाइन आइटम नहीं समझ आए, लेकिन सवाल अगर 17 नंबर का है, 16 नंबर का है, तो आप 12, 13, 15 नंबर तक पहुंच गए हैं और उस बेस पे डिसीजन भी ले लेंगे। और जैसे हमने पहले दिन डिस्कशन की कि कुछ नहीं समझ आ रहा है, एज्यूम वैल्यू भी ली जा सकती है। तो इस बड़े सवाल को देख के परेशान नहीं होना, वो सवाल बड़ा होता है लेकिन उसमें छोटी छोटी सी रेलेवेंट कॉस्टें बिखरी हुई होती हैं। तो 1-2 सवाल हैं जिनको देख के लोग परेशान होते हैं, जी जिम्बाब्वे लिमिटेड है, जी फलाना, ये तो वो स्यापा आ गया, ये फलाना, इस तरह से करके वो अलग अलग तरह के सवाल हैं जो परेशान करते हैं। लेकिन जब आप उनको ध्यान से डीप डाउन होकर देखें तो वो बेसिकली 2-3 छोटे छोटे सवाल हैं। हर ऑप्शन को छोटे छोटे लेवल पे काम करना है और जब क्यूमुलेट होकर देखेंगे तो जवाब मिल जाएगा। तो शटडाउन इज़ नथिंग टू वरी, आपने सिर्फ इसके फ़ायदे नुकसान देख लेने हैं, उसको कंप्यूट कर लेने हैं। काश इतनी गुंजाइश होती तो मैं एक पूरा लंबा चौड़ा सवाल इसका कराता, लेकिन इतना हमारे पास मार्जिन नहीं है। कोई बात नहीं, फिर कभी सही, नहीं तो इसमें देखते हैं अगर कोई वीडियो वगैरह में मैं आपको अच्छा सा सवाल को अवेलेबल कर सका तो वो भी अवेलेबल कर दूंगा। जॉइंट प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग डिसीजन, सम टाइम आप एक जगह पे कुछ जॉइंट प्रोडक्ट्स चल रही होती हैं, आप सोचते हैं कि जो ये वाली प्रोडक्ट है इस पर मजीद खर्चा करूँ या ना करूँ। ये बात तो हम पीछे से करते आ रहे हैं इन्वेंट्री वाले टाइम से, कि हम देखेंगे उसके ऊपर मजीद रीवर्क का खर्चा कितना है और उसकी NRV कितनी बढ़ेगी। तो अगेन अगर वो पूछें बताओ इस प्रोडक्ट को आज बेचें या थोड़ी सी वर्किंग करके बेचें, तो एक ऑप्शन बन गई आज बेचें, उसकी सारी रेलेवेंट कॉस्ट और बेनिफिट देखेंगे, और दूसरी ऑप्शन क्या है, फ्यूचर में बेचें। तो उसमें क्या होगा, वो जो रीवर्क कॉस्ट है वो रेलेवेंट हो जाएगी और जो फ्यूचर का रेवेन्यू वो रेलेवेंट हो जाएगा। उस ऑप्शन और आज की ऑप्शन को कंपेयर करके देख लेंगे हमारे लिए क्या बेहतर है। तो डिसीजन मेकिंग में आप जितनी मर्जी कैटेगरी बना दें, मैं कहूँ कि जी कुर्सी का डिसीजन, बाइंग का डिसीजन, लेबर यूज़ करने का डिसीजन, लेबर ना यूज़ करने का डिसीजन, अपने लेबर को आइडल आवर्स इस्तेमाल करने का डिसीजन ना करने, मैं 25 कैटेगरीज बना सकता हूँ। तो वो अक्सर क्या होता है कि उस तरह से डिवाइड हुआ होता है, तो आप कहते हो नहीं डिसीजन मेकिंग का टॉपिक नहीं है, तो उसमें 10 टॉपिक है। कोई 10 टॉपिक नहीं है, कहानी वही एक है। हम रिवायती तरीके से नहीं पढ़ रहे, हम कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हैं। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डिसीजन मेकिंग एक ही चीज़ है। हर वो कॉस्ट जो उस प्रोजेक्ट की वजह से एक्स्ट्रा पड़ रही है वो रेलेवेंट है। हर वो सेविंग जो वो काम करने की वजह से इजाफी हुई वरना ना हुई होती, वो सेविंग है वो माइनस हो जाएगी।
डन। यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग से बाहर निकलते हैं, नहीं तो फिर हम बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। आज का आखिरी, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी डिसीजन मेकिंग का मिजाज रखता है। ये तीन भाई इकट्ठे हैं, ब्रेक इवन, डिसीजन मेकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, और तीनों की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये तीनों फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा इनको को बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। इधर फिक्स कॉस्ट के वो वाले मसले नहीं, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, उसकी एलोकेशन, उसकी अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन, तो वो सारे मसले नहीं है। ब्रेक इवन और इसमें ब्रेक इवन में फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ फिक्स कॉस्ट कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इन्वेंट्री में और इसमें हम नॉर्मली फिक्स कॉस्ट को अलग से नहीं काउंट करते। अगर वो हमारे उस प्रोजेक्ट या उस चीज़ के ऊपर लग रहा होता है तो हम उसे काउंट करते हैं। इन्वेंट्री की तरफ आते हैं, इन्वेंट्री की बात करते हैं। वक्त कम और मुकाबला ज़्यादा ही सख्त। आज तो सुना इसके बाद क्लास भी कोई नहीं है, ऐसे ही उड़ती उड़ती खबर पहुंची है। इंतज़ामिया वाले भाई पहले मुस्कुराए, फिर उन्हें सोचो है मैं तो मेरा नुकसान हो जाना है, सर जज्बाती हो गया तो बच्चे तो तंग होंगे, हमें भी वो, तो आई मीन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आगे क्लास तो नहीं है ना, कोई है ना करें, आज आखिरी दिन है, ओए आज ही टाइम चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, खैर है, हम इसी वक्त में बरकत निकालने की कोशिश करेंगे। अभी तक अल्लाह ने साथ दिया तो अभी भी साथ होता ही रहेगा। आपने नोट किया हमने अभी तक कितने सारे सवाल देख लिए, देखी जा रहे हैं। अगर एक पैटर्न पे चीज़ चल रही है तो कम से कम एक हौसला तो होता जा रहा है। ज़ाहिर है एक रेगुलर क्लास की तरह तो नहीं हम उसकी कवरेज कर सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट की बिल्डिंग साथ साथ तेज़ी से देख रहे हैं। जहाँ कमी रह जाएगी वो वीडियोज़ का हमारे पास ऑप्शन तो है ही, एडजस्टिंग इवेंट के तौर पर। ठीक है जी, मटेरियल से रिलेटेड क्या मामला है? मटेरियल से रिलेटेड जो डिस्कशन है वो कॉस्ट की डिस्कशन है। सबसे पहले मटेरियल पे खर्चा क्या लगता है? मटेरियल पे 3 तरह के खर्चा लगते हैं। मटेरियल ख़रीदने का खर्चा, मटेरियल को वहाँ से यहाँ तक लाने का खर्चा, यूँ समझे ऑर्डर वगैरह करने का उसका खर्चा, और मटेरियल को संभाल के तब रखने का खर्चा जब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर लेते। तो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग और कॉस्ट ऑफ होल्डिंग। कॉस्ट ऑफ परचेजिंग में नॉर्मली प्राइस जो सप्लायर ने कोट की है हम ये काउंट कर रहे होते हैं। को ओवरहेड अगर एब्जॉर्ब वगैरह हो रहे हैं हम उन्हें साइड पे कर देंगे, हम कहेंगे साइड पे हो जाओ, हमने डिसीजन मेकिंग करनी है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी तकरीबन डिसीजन मेकिंग के ही जोन में आती है, इसमें बहुत सारे डिसीजन करने होते हैं। तो यहाँ अगर वो आपको कहे ना फलानी चीज़ इतने पे एब्जॉर्ब हो रही है, इतने पे एलोकेट हो रही है, तो आप उसको अक्सर इरेलेवेंट कंसिडर कर देते हैं। तो कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द इन्वेंट्री। फिर कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग द इन्वेंट्री। ऑर्डरिंग में क्या है? क्लरिकल कॉस्ट है, मटेरियल रिक्विजिशन बनाने की, परचेज ऑर्डर की, रिसीव करने की, पे करने की, इंस्पेक्ट करने की, गुड्स वेयर हाउस तक पहुंचाने की, ये सारी की सारी आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। होल्डिंग कॉस्ट में क्या आ जाएगा? आप उसको संभाल के रख रहे हैं वेयर हाउस में, उसका खर्चा, वेयर हाउस की इंश्योरेंस वगैरह दे रही हैं, इन्वेंट्री की इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसकी सेफ कीपिंग कर रहे हैं, वो सारा खर्चा। फिर अगेन कोई उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह, आप जिस गोदाम में रख रहे हैं वो हमारा गोदाम है, तो हमारा गोदाम है तो कहीं और होता तो हमें इतना बेनिफिट देता, वो वाला खर्चा। और फिर अगर मैंने उधार से पकड़ी है ये इन्वेंट्री, बाहर से खरीदी है और मैंने लोन लिया था, तो फिर लोन की जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी, जितने अरसे तक इन्वेंट्री फंसी रहेगी और पैसे नहीं निकलेंगे मेरा उधार खड़ा रहेगा। तो होल्डिंग कॉस्ट के अंदर एक मशहूर कॉस्ट आ जाती है फाइनेंस की कॉस्ट। डन। ये 3 तरह की इन्वेंट्री हमें समझ आई। तो जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो हम परचेज प्राइस प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस होल्डिंग कॉस्ट की बात करते हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक आइडियल इसमें कॉन्सेप्ट आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। ये जो होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट है ना, इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमने 10,000 यूनिट्स मंगवाने हैं। एक तरीका ये है कि 2 दफ़ा ऑर्डर करें और 5-5 हज़ार यूनिट आ जाएँ, तो हमें 2 दफ़ा ऑर्डर करना पड़ेगा, 2 दफ़ा ऑर्डर की कॉस्ट लगेगी। लेकिन 5,000 यूनिट जब रखेंगे तो होल्डिंग कॉस्ट सोचें कहाँ चली जाएगी। फिर हमने क्या काम करते हैं, 1000 यूनिट करके 10 ऑर्डर दे देते हैं, तो हमारे होल्ड करने की कॉस्ट तो कम हो जाएगी लेकिन ऑर्डर करने की बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब है कभी ऑर्डरिंग कॉस्ट हाथ से निकल जाएगी, कभी होल्डिंग कॉस्ट, और हमें इसके दरमियान एक विन विन सिचुएशन लेके आनी है। तो EOQ एक ऐसा आइडियल इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है जहाँ होल्डिंग और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो एग्जैक्टली बराबर हो जाता है। तो आपको एक ऐसा आइडियल ऑर्डर साइज़ चाहिए जिस पे हमारा ऑर्डर करने की कॉस्ट और हमारी उसको संभाल के रखने की कॉस्ट बराबर हो जाए, ताकि हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट तक जाए। इसको मेजर करने के कई तरीके हैं। टेबल बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, और EOQ का फार्मूला। हम सबसे आसान ऑप्शन की तरफ जाएंगे, EOQ के फार्मूले की तरफ। लेकिन अगर मैं दिखाना चाहूँ टेबल मेथड क्या है, तो टेबल मेथड ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि जी हमें 40,000 यूनिट्स हमें चाहिए
तो ये सवाल यहाँ दिया हुआ है, अगर मैं 40,000 यूनिट्स चाहिए एक स्टॉक के और उसकी परचेज कॉस्ट 10 पर यूनिट है और रीऑर्डर करने की 2 रुपये पर वो है पर ऑर्डर कॉस्ट है और 10% ऑफ परचेज कॉस्ट यानी कि 10 रुपये का 10% 1 रुपया होल्डिंग कॉस्ट है। होल्डिंग कॉस्ट 1 रुपया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 2 रुपया पर ऑर्डर है, होल्डिंग कॉस्ट 1 रुपया पर यूनिट है। तो अब हमने देखना है, हमने कहा अगर ऑर्डर की क्वांटिटी 100 हो तो औसतन इन्वेंट्री हमारे पास 50 की पड़ी रहेगी। पहले दिन 100 पड़ी हुई होगी, आखिरी दिन 0 पड़ी होगी। तो मैं कह सकता हूँ कि पूरे उस टाइम पे जो इस्तेमाल हुई है वो औसतन कितनी इस्तेमाल हुई है, 50। ये हमारी अजम्पशन होती है कि इन्वेंट्री जब भी इस्तेमाल हो रही है वो एवरेज इन्वेंट्री है हमारे पास। हमने क्या कहा, ऑर्डर क्वांटिटी इतनी है, एवरेज इन्वेंट्री इतनी है। तो अगर मैं नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर देखने की कोशिश करूँ कि कितने ऑर्डर होंगे, तो 40,000 यूनिट को 100 के ऑर्डर साइज़ पे देखूँ तो 400 ऑर्डर, अगर 200 साइज़ हो तो 200 ऑर्डर, 300 साइज़ हो तो 103, 400 ऑर्डर साइज़ हो तो 100 ऑर्डर, 500 हो तो ये ऑर्डर्स हैं। कितने ऑर्डर्स होंगे? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट में हम 1 रुपये से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जितने भी हमें एवरेज इन्वेंट्री संभाल के रखनी पड़ रही है। तो यहाँ पे जब ऑर्डर छोटा है तो होल्डिंग कॉस्ट कम है और ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा है। ऑर्डर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है और ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जा रही है। यहाँ ये कम ये ज़्यादा 5008, यहाँ ये कम ये ज़्यादा 850। एक ऐसा आइडियल टाइम है जहाँ पे सबसे मुनासिब है दोनों की कॉस्ट मिला के 400। इससे आगे भी ज़्यादा है, इससे पीछे भी ज़्यादा है। तो ये एग्जैक्टली वो आइडियल टाइम है जहाँ होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट आपस में बराबर हो गई। अगर इसको ग्राफ पे देखना चाहें तो ग्राफ पे इस तरह से है कि एक टोटल कॉस्ट चल रही है, ये एक होल्डिंग कॉस्ट है। जैसे जैसे ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे होल्डिंग कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, जैसे जैसे ऑर्डर की क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती चली जाएगी। एक ऐसा पॉइंट जहां दोनों मैच कर जाएं क्वांटिटी वाइज और अमाउंट वाइज तो पता लग जाता है कि वो एक हमारा EOQ आ गया। ये जस्ट थ्योरेटिकल डिस्कशन है। न्यूमेरिकली EOQ का फार्मूला हमने कहा जहां हमारी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट और एनुअल होल्डिंग कॉस्ट बराबर हो जाए वो EOQ है। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट का क्या मतलब है, हमारी जितनी भी डिमांड है उसको Q से डिवाइड कर लें। Q है हमारा ऑर्डर साइज़, 40,000 को हमने 100 से डिवाइड किया था। ऑर्डर साइज को ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें और एवरेज इन्वेंट्री को होल्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दें। जब इसको गोल गोल घुमाते हैं तो Q अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू D इंटू CO डिवाइड बाई CH। 3 वेरिएबल, अगर ये 3 वेरिएबल हमें समझ आ जाए तो फिर हम इस कॉस्ट तक पहुँच सकते हैं। D है एनुअल डिमांड सालाना, CO है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर और CH है होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अब अगर आपको सवाल दिया हुआ है तो अगर आपको सालाना होल्डिंग कॉस्ट 1 यूनिट की मिल जाए तो वो CH है, आपको पूरे के पूरे ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट मिल जाए वो CO है और D का मतलब है पूरे साल की ग्रैंड टोटल डिमांड। तो सवाल में ये इन्फॉर्मेशन या सीधी दी हुई होगी या इन्फॉर्मेशन आप धक्के से निकालेंगे। जब निकल आई आप इस फार्मूले में लगाएंगे आपका EOQ निकल आएगा। क्विकली आगे चलते हैं, ये फार्मूला हमें समझ आया। अपने वाली एग्जाम्पल को देखते हैं। 40,000 थी हमारी डिमांड और ऑर्डरिंग कॉस्ट थी हमारी 2 रुपया और होल्डिंग कॉस्ट 1 यूनिट की कितनी थी, 1 रुपया। इसे सॉल्व करें तो जवाब 400 निकल आता है और हमने देखा कि 400 ही वो आइडियल ऑर्डर साइज था जिस पे हमारी ये दोनों चीज़ें बराबर हो गई थी। सवाल की तरफ जाते हैं। EOQ की कुछ अजम्पशंस हैं। होल्डिंग कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगी, एवरेज इन्वेंट्री हमेशा हाफ होगी। ऐसा नहीं है कि कभी इन्वेंट्री तेज़ी से इस्तेमाल हो रही है कभी हल्की इस्तेमाल हो रही है। कॉस्ट पर ऑर्डर हमेशा कांस्टेंट होगी, कोई क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। डिमांड परफेक्ट इलास्टिक है, यानी कि हम हमेशा चीज़ों को मैथमेटिकली समझेंगे कि एवरीथिंग इज़ ओके, हमें कभी भी इसमें कोई और वेरिएबल नहीं आएगा। बट सवाल क्या करेगा, आपको वेरिएबल देगा, वो कहेगा अगर इतना डिस्काउंट हो तो बताओ क्या होगा। तो फिर हम डिस्काउंट वाले को इस EOQ वाले से कंपेयर करके बताएंगे कि हमें फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, क्या सिचुएशन है। जी जैसे हमने वो किया हर दिन की तरह आज भी हम स्ट्रेच करते करते 45 से पीछे रहने की कोशिश करेंगे तो मार्जिन हमारे पास थोड़ा कम है। लेकिन मैंने कहा मैं ज़रा आइडिया दे दूँगी 45 तक हम धक्के से जाने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा परेशान तो नहीं बैठे हुए, बस उसके बाद हम जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। लेकिन ये टॉपिक बड़ा अहम चल रहा है। ये फार्मूला समझ आया, EOQ क्या है, ये क्या है, ये क्या है। सवाल उन्होंने कहा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसे कहते हैं, 2 एग्जांपल दें। थ्योरेटिकल बात है, साइड पे कर देते हैं फिलहाल। एक कंपनी सालाना 600 यूनिट्स बनाती है, हर यूनिट 6 kg मटेरियल वायर रिक्वायर करता है। तो सालाना आपको 6 kg इंटू 600 आपको 3600 kg रिक्वायरमेंट है सालाना मटेरियल की। कॉस्ट पर केजी है 16,000, इंस्पेक्शन चार्जेस पर ऑर्डर हैं 20,000, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर ट्रिप है 25,000, ये भी पर ऑर्डर कॉस्ट है, ये भी ऑर्डर की कॉस्ट है। तो 20,000 और 25,000 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। एनुअल वेयर हाउस कॉस्ट पर यूनिट कितनी है,
100, तो ये क्या आपकी होल्डिंग कॉस्ट। फिर जालमों ने कह दिया फाइनेंस कॉस्ट होगी 15%। जब हम इन्वेंट्री खरीदेंगे तो हमारी उसके ऊपर पैसे लगेंगे। तो हम 16,000 रुपये की अगर इन्वेंट्री खरीदते हैं तो एक यूनिट खरीदने के ऊपर हमें जो फाइनेंस कॉस्ट पड़ेगी वो 16,000 का 15% पड़ेगी। तो दो होल्डिंग कॉस्ट है वेयर हाउस की और फाइनेंस की, दो ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो इंस्पेक्शन चार्जेस दिए हुए हैं और जो ट्रांसपोर्टेशन वो है, और एक परचेज प्राइस है। वो कहते हैं बताओ EOQ निकालो। फिर कहते हैं टोटल ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट बताओ। अगर EOQ मॉडल के ऊपर चल रहे हैं और कंपनी सेफ्टी स्टॉक भी रखना चाहती है, कंपनी एहतियातन 30 यूनिट हर वक्त अपने पास रखना चाहती है, जब वो ऐसे कह देना तो फिर आपको एवरेज क्वांटिटी में उतने यूनिट ऐड करने होते हैं कि हाँ भाई इतने तो हमारे पास हर वक्त मौजूद होने चाहिए। जल्दी से देखते हैं, हमारी डिमांड है 3600, हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है 45,000, दोनों को ऐड करके हमारी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 100 उसकी थी, और 16,000 का 15% ले लिया तो फाइनेंस कॉस्ट, तो 2500 पर यूनिट ये है, 45,000 वो है और 3600 ये है। फार्मूले में सारी चीज़ें डाली, हमारा EOQ आ गया। अब उन्होंने कहा बताओ ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट कितनी है आपकी, तो अब आप समझ जाएंगे कि 360 kg का अगर एक ऑर्डर है और टोटल डिमांड कितनी है 3600 kg, तो ऑर्डर्स कितने होंगे 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 45,000 आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी। और जब ये ऑर्डर साइज होगा तो आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी होल्ड हो रही होगी Q/2, 365/2 180, लेकिन वो जालमों ने कहा था कि 30 वो भी ऐड करना है, तो 180 + 30 210 आपका एवरेज इन्वेंट्री है, जिसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे अब 2500 से, तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा। बिल्कुल ही बेसिक। अगर इसमें थोड़ा सा आगे जाएं, थोड़ी सी और वैरायटी, कॉस्ट उन्होंने दी हुई है, स्टोरेज कॉस्ट दी हुई है, इन्वेंट्री की इंश्योरेंस कॉस्ट दी हुई है, स्टोर कीपर की सैलरी, ओवरहेड्स और इस तरह हमने इग्नोर कर दिया। ये कॉस्ट हमारी रेलिवेंट है। 80 रुपया स्टोरेज होल्डिंग की कॉस्ट हो गई, इंश्योरेंस होल्डिंग की कॉस्ट हो गई। सवाल ने कहा है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में परचेज प्राइस और एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड है 100 के, इसका मतलब 1000 में 100 रुपये के एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड भी हैं। हमने कहा इस तरह की गंदी बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। 100 रुपये निकाल के साइड पे ले गए, 900 रुपये अब आपकी कॉस्ट है। एनुअल डिमांड टायर्स की 2 लाख पेयर्स है, एनुअल डिमांड पता लग गई। ऑर्डरिंग कॉस्ट 8,000 है और डिलीवरी कॉस्ट 3,000 है, यानी मेरे नज़दीक ये दोनों ही ऑर्डरिंग कॉस्ट हो गए। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है। जब हम 900 की एक चीज़ खरीदेंगे तो 15% का हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा होगा। डन। तो अब रिसेंटली वेंडर ने ऑफर किया है कि क्वांटिटी डिस्काउंट दे 3% का ऑन ऑर्डर ऑफ मिनिमम 5,000 पेयर। वेंडर आके कहता है भाई अगर तुम 5,000 के ऑर्डर दोगे ना तो मैं तुम्हें 3% डिस्काउंट दूंगा, और मैं एक EOQ निकालूंगा जो शायद 5,000 नहीं कुछ और यूनिट्स हो, तो EOQ की यूनिट से उसकी कॉस्ट निकाल लूँ। अजम्पशन ये है कि कोई डिस्काउंट नहीं है, तो EOQ पे हमेशा आइडियल कॉस्ट आती है अनलेस के कोई डिस्काउंट हो। अब डिस्काउंट दे दिया तो फिर मैं डिस्काउंट की भी कॉस्ट निकाल लूँ, दोनों को कंपेयर कर लूँ। थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं। EOQ 2 × D × CO, D 2 लाख है, ऑर्डरिंग कॉस्ट 8,000 3,000 11,000 है, होल्डिंग कॉस्ट 80-60 ऊपर टेबल में दी हुई थी, और फिर फाइनेंस की कॉस्ट ये वर्किंग वन से आ रही है, वर्किंग वन यहीं कहीं फिर रही है बेचारी, ये 15% ऑफ 900, 15% थी फाइनेंस कॉस्ट, और मटेरियल कितने का था 1000 का या 900 का, 900 का, मल्टीप्लाई कर दिया 135 ये ऐड कर दिया, 275 होल्डिंग हो गई। ये करके हमें 4,000 पेयर्स का पता लग गया। 4,000 पेयर पे EOQ है, वो कहते हैं 5,000 पेयर पे आ जाओ तो तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। सवाल ये है कि इनमें से कौन अच्छा है। जवाब ये है कि हम देखेंगे परचेज प्राइस यहाँ 900 है और वहाँ 873 है। टोटल परचेज कॉस्ट 2 लाख यूनिट की इधर इतनी पड़ेगी, इधर इतनी पड़ेगी। नंबर ऑफ ऑर्डर यहाँ 50 हैं, 4,000 को डिवाइड मतलब वहाँ डिवाइड करेंगे 50 आएगा, और 5,000 यूनिट होंगे तो 2 लाख की डिमांड को तो 40 ऑर्डर्स आएंगे। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ 550 हो जाएगी और यहाँ 440 होगी। होल्डिंग कॉस्ट Q/2 प्लस जो भी एवरेज इन्वेंट्री उसको मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। यहाँ एक फ़र्क आ गया, इधर हम 900 का आइटम खरीद के रखते थे, उस पर फाइनेंस कॉस्ट पड़ती थी, और इधर आइटम कितने का खरीदा है, तो वो जो तीसरा कंपोनेंट था ना ये वाला 135 वाला वो चेंज हो जाएगा। अब वो 15% ऑफ 873 होगा, तो अब ये चीज़ बनेगी 270.95। तो यहाँ हमने 270.95 के हिसाब से किया, यहाँ 275 के हिसाब से किया, इसका टोटल खर्चा आ गया, इसका खर्चा आ गया। हमने कहा भाई ये अच्छा है, हमें डिस्काउंट ले लेना चाहिए, हमें नहीं EOQ की तरफ जाने का फ़ायदा। तो अक्सर ऐसा होगा कि आपको 2-3 सिचुएशन बताएंगे, उस सिचुएशन में आपने कंपैरिजन करना होगा। लड़ाई उसी वक्त से, और वक्त हमेशा कम होता है, लिमिटिंग फैक्टर, वक्त पर स्केर्स रिसोर्स।
ये भी एक इसी तरह से सवाल है और काश वक्त होता मैं आपको दिखाता, लेकिन मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूं किस तरह का इसका सोल्यूशन सा बना हुआ है। ईओक्यू निकाला हुआ है, फिर इसी तरह से ईओक्यू और डिस्काउंट ऑफर को उसी तरह से कंपेयर किया हुआ और एक डिसीजन लिया हुआ है। फिर इसी तरह का एक प्यारा सा सवाल है, उसमें 3 ऑप्शन हैं, वो 3 ऑप्शन सजाई हुई हैं और उन 3 ऑप्शन के हिसाब से डिसीजन लिया हुआ है। तकरीबन मिलते जुलते इसके मेजॉरिटी ऑफ 10 सवाल एक ही तरह के पैटर्न पे है। बहुत जल्दी हो जाते हैं, मुश्किल से 10, 12, 15 मिनट में ये सवाल सॉल्व हो जाता है और एक मुनासिब से नंबर दे देता है और है उस जोन में जिसमें ब्रेक इवन, डिसीजन मेकिंग और वो सारा कुछ है। यहाँ थोड़ी सी डिफरेंट डिस्कशन है जाने से पहले इन्वेंट्री के लेवल और बफर स्टॉक वगैरह का। हम ये कहते हैं कि आप ऑर्डर करेंगे 5000 यूनिट्स का, तो पहले दिन 5000 यूनिट होंगे, महीने के एंड पे 0 यूनिट्स होंगे जब आपने दोबारा ऑर्डर करना है। तो औसतन महीने में 5000 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास रहे। अब क्या जब मेरे यूनिट 0 हो जाएं तब मैं ऑर्डर करूं? नहीं, क्यों? जब मेरे यूनिट 0 हो जाएंगे मैं ऑर्डर करूंगा तो ऑर्डर आने में भी तो 5 दिन लगेंगे, 5 दिन में मैंने भी तो इस्तेमाल करना है। तो एक काम करता हूं, मैं 5 दिन पहले ऑर्डर दे देता हूं। उससे थोड़ा नुकसान होगा, जब ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा हो जाएगा तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन मैं सेफ हो जाऊंगा, मेरे पास उतने मिनट्स का उतने टाइम का थोड़ा सा मार्जिन आ जाएगा। तो हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे कि व्हाट इज़ रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल है कि हमें अब दोबारा कब ऑर्डर देना है। मुझे 0 होने पे ऑर्डर नहीं करना, मुझे लीड टाइम का इंतजार करना है। लीड टाइम का मतलब है ऑर्डर देने में और ऑर्डर पहुंचने में कितना टाइम लगता है। फिर उस टाइम की जो कंजम्पशन है मुझे उससे मल्टीप्लाई करके अंदाज़ा होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल 5 दिन लगते हैं और 5 दिन में मैं 300 kgs इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा स्टॉक 300 kg रह जाए तब मुझे ऑर्डर कर देना चाहिए। इधर 300 kg कंज्यूम हो रहा होगा, उधर वो आ जाएगा। समटाइम वो कहते हैं नहीं इतना रिस्क मत लो, आप अनसर्टन सिचुएशंस को जहन में रखो। अनसर्टन सिचुएशन में आप मैक्सिमम लीड टाइम सोचो। आप ये मत सोचो 5 दिन लगेंगे, आप सोचो 10 दिन लगेंगे। आप ये मत सोचो कि 5 दिन में हम 300 यूनिट कंज्यूम करेंगे, सोचो हम 800 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। तो आप एक रीऑर्डर लेवल उस तरह से, जब अनसर्टन सिचुएशन हो ना, जहां आपको लग रहा हो कि डिले भी आ सकते हैं, जहां आपको लग रहा है अचानक डिमांड बढ़ सकती है, तो एक ऑप्शन है कि आप मैक्सिमम पे खेल जाएं, मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम ऑर्डर दे दें। तो रीऑर्डर लेवल अनसर्टन सर्टन सर्कमस्टांसेस में तो एवरेज लीड टाइम होता है, एवरेज इनटू एवरेज, लेकिन अनसर्टन सर्कमस्टांसेस में मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सिमम से आपने का एवरेज 5 दिन लगेंगे, एवरेज 10 यूनिट्स की कंजम्पशन होगी, इसका मतलब 50 यूनिट रहते हो ऑर्डर दे दूँ। अगर मैं मैक्सिमम सोचूं तो 8 दिन लग सकते हैं और मैक्सिमम सोचूं तो 16 यूनिट्स कंज्यूम हो सकते हैं, 128। तो इसका मतलब है 128 और 50 के दरमियान में एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले आया अच्छा खासा। ये जो 50 है ये कम से कम एक तरह का मिनिमम स्टॉक है कि हाँ भाई इतना तो मेरे पास कम से कम मौजूद हो सर्व करने के लिए। तो सेफ्टी स्टॉक का फिर इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि सेफ्टी स्टॉक में आप कहते हैं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो सेफ्टी स्टॉक है। जी बस आखिरी 5-6 मिनट रह गए हैं, शायद ये स्क्रीन हमें सपोर्ट कर जाए। चलें, आप ज़बानी तो सुन रहे हैं और ठीक है। तो ये 128 माइनस 50 मैक्सिमम में से ये जो एवरेज टाइम माइनस करेंगे तो ये आपका सेफ्टी स्टॉक आपके पास आ जाएगा कि इतना आपके पास हर वक्त मौजूद हो तो क्या ही बात है। तो यहाँ से कुछ बातें निकलती हैं स्टॉक आउट की और होल्डिंग कॉस्ट। मेरा लीड टाइम है, लीड टाइम में इस्तेमाल होना है, मैंने घबरा के 128 पे ऑर्डर कर दिया और पता लगा कि कंजम्पशन इतनी कम हो गई कि अभी 100 पड़े हुए थे और नए यूनिट्स भी आ गए, तो फिर तो मुझे होल्डिंग कॉस्ट पड़नी पड़ जाएगी। फ़र्ज़ करें मैं ना करता एहतियात, ऑर्डर ना देता और मेरा स्टॉक आउट हो जाता, तो स्टॉक आउट का अपना खर्चा होता। स्टॉक आउट का मतलब मुझे ऑर्डर ना मिलते। तो मैं ज़्यादा स्टॉक मंगवाऊँ या ना मंगवाया करूँ, क्या फाइनल डिसीजन है? देखना होगा कि स्टॉक आउट का लॉस कितना है और उसका लॉस कितना है। तो सम टाइम वी टॉक अबाउट प्रोबेबिलिटी थ्योरी। हम कहते हैं 30% चांस है ये सिचुएशन हो जाए, 40% चांस है ये सिचुएशन हो जाए, इतने परसेंट चांस है ये सिचुएशन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि लीड टाइम में हमें लगता है 70 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी है 10%। 80 यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी है 20%। सर जी बस आखिरी इख्तितामी 5 मिनट जो है ना, ठीक। 70 यूनिट्स 10%, 80 यूनिट्स 20%, 90 यूनिट्स 30% और 100 यूनिट्स, ये प्रोबेबिलिटी आपने निकाली। आपको लग रहा है लीड टाइम में, लीड टाइम कौन सा टाइम है? ऑर्डर करने और ऑर्डर के आने के दरमियान जो इस्तेमाल होना है। 10% चांस है कि सिर्फ 70 इस्तेमाल हो, 20% चांस है कि उस वक्त 80 इस्तेमाल हो, 30% चांस है इतना। तो हम निकालते हैं इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जवाब आता है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकली 7, 16 फलाना ऐड करके एंड पे जवाब आ गया 90। तो 90 है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू।
इसका मतलब है कि 90 इज़ दैट स्टॉक जो मेरे पास पड़ा हुआ होगा, तो ज़रा मैं थोड़ा एहतियातन सेफ हूँ। अब 90 अगर मैंने पे ऑर्डर कर दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा जब मुझे 100 की डिमांड आएगी तो मुझे 10 का स्टॉक आउट होगा। 4 सिचुएशन है ना, 70, 80, 90 और 100, और मैंने एक्सपेक्टेड वैल्यू की बेस पे कितना रीऑर्डर सोच लिया हुआ है, 90। तो अगर 90 पे मैं पहुंचा हुआ हूँ तो 90 पे ब्रेक इवन है। डिमांड 100 की आ गई, मेरे पास 90 पड़ा हुआ है, 10 से स्टॉक आउट हो गया। डिमांड 80 की और मेरे पास 90 पड़ा है, 10 की होल्डिंग पड़ गई। डिमांड 80 की और मेरे पास 70 है, 90 पड़ा हुआ है, 20। तो इसका मतलब है पहली 2 ऑप्शन में होल्डिंग कॉस्ट पड़ सकती है, आखिरी में स्टॉक आउट कॉस्ट पड़ सकती है, और दरमियान में शायद कोई कॉस्ट ना पड़े। तो इसका एक फॉर्मेट सा बना लें तो उससे ज़िंदगी आसान हो जाती है। मैं फॉर्मेट दिखाने के लिए थोड़ा आगे की स्क्रीन पे आपको ले आता हूँ। इस तरह का अगर हम एक टेबल बना लें तो उससे ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। हम एक तरफ डिमांड लिख लें कितनी है, आगे उसकी प्रोबेबिलिटी लिख लें, आगे उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू लिख लें। जैसे यहाँ 800, 1000 और 1200 है, मैंने एग्जांपल जो उठाई है, 30, 60 और 10% मल्टीप्लाई किया 960, आगे एक्सपेक्टेड वैल्यू मैंने यहाँ लिख लिया। तो मैं 960 रख के बैठा हुआ हूँ और 1000 की डिमांड आ गई, 40 का नुकसान है खाली। 1200 की डिमांड आ गई, 240 का नुकसान है। लेकिन 800 की डिमांड आ गई तो 160 एक्स्ट्रा हो जाएगा। होल्डिंग कॉस्ट भी दी हुई है, स्टॉक आउट कॉस्ट भी दी हुई है। तो फिर क्या होगा, आप इस बेस पे अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, स्टॉक आउट कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, और उसकी बेस पे डिसीजन ले लेते हैं। तो इस तरह के 2-3 सवाल आपको हार्डली मिलेंगे, आप देखिएगा और आप इस फॉर्मेट को लगाएंगे तो आपका वो सवाल बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। हम अपनी इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं जो हम इन्वेंट्री लेवल की बात कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी वाले में सिंपली ये है कि आप एक एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल के और उसको फिर कंपेयर करें, और कंपेयर करके आप मल्टीप्लाई करें, जवाब आएगा। वो जो टेबल आपको दिखाया था वो टेबल इसका एक बड़ा आसान सा वर्जन है जिसमें आप डाटा डालें और चीज़ें खुद ब खुद निकल आए। मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल क्या होना चाहिए? रीऑर्डर लेवल तो है, हम एवरेज इस्तेमाल के हिसाब से कर रहे हैं। फिर हम कहेंगे मज़ीद EOQ जो है उसको भी ऐड कर दें, और उस दौरान यानी कि हमारा रीऑर्डर लेवल आ गया और हमने ऑर्डर मंगवा लिया और ऑर्डर भी आ गया, ये भी है और ऑर्डर भी आ गया, और बड़ा मिनिमम सी कंजम्पशन हो रही है। तो इसमें से मिनिमम डिमांड मिनिमम लीड टाइम माइनस होगा, तो दिस इज मैक्सिमम इन्वेंट्री। यानी अगर आपसे कोई पूछे जी आप अगर इतना बड़ा ऑर्डर कर देंगे तो आपके पास मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या होगी, आप कहेंगे मैक्सिमम इन्वेंट्री होगी रीऑर्डर लेवल प्लस मैंने जितना भी ऑर्डर किया माइनस मैंने जितना मिनिमम इस्तेमाल किया, दिस इज मैक्सिमम इन्वेंट्री। और अगर वो पूछे मिनिमम इन्वेंट्री कितनी होगी, आप कहेंगे रीऑर्डर लेवल मेरे पास इतना था, उसमें से एवरेज इतना इस्तेमाल हो रहा था, तो कम से कम मेरे पास इतनी इन्वेंट्री पड़ी होगी और ज़्यादा से ज़्यादा उतनी पड़ी हुई होगी। एक तरफ सेफ्टी स्टॉक और एक तरफ मैक्सिमम। आप कहेंगे पता नहीं क्या बातें चल रही हैं। तो एक काम करते हैं, एक जगह सारे फार्मूले लिख लेते हैं। आपका पसंदीदा फार्मूला एवरेज इन्वेंट्री Q2 डिवाइड बाई 2 प्लस सेफ्टी। रीऑर्डर लेवल क्या है? अनसर्टन सिचुएशन में मैक्सिमम यूनिट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सेफ्टी स्टॉक क्या है? मैक्सिमम यूनिट इनटू मैक्सिमम लीड टाइम माइनस एवरेज यूनिट इनटू एवरेज लीड टाइम। तो मैं कह सकता हूँ रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूनिट इनटू एवरेज लीड टाइम, और यही तो मिनिमम इन्वेंट्री है। इसका मतलब मिनिमम इन्वेंट्री और सेफ्टी स्टॉक अनसर्टन सिचुएशन में बराबर हो जाते हैं। मैक्सिमम इन्वेंट्री कितनी होगी? रीऑर्डर लेवल पूरा प्लस EOQ जो भी हमारा ऑर्डर की क्वांटिटी है वो माइनस मिनिमम यूनिट इनटू मिनिमम लीड टाइम। तो सवाल हो सकता है आपको समटाइम मिनिमम मैक्सिमम यूजेज का टाइम दे, कुछ और चीज़ें इस तरह से बताए। ये उन्होंने कंपोनेंट बताए हुए, इन कंपोनेंट को हम अपने फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास एवरेज स्टॉक लेवल सवाल ने पूछा था वो आ जाएगा। एवरेज स्टॉक लेवल क्या है? Q/2 प्लस सेफ्टी स्टॉक, और सेफ्टी स्टॉक क्या है? मैक्सिमम यूनिट इंटू मैक्सिमम लीड माइनस एवरेज यूनिट इंटू। सवाल में मैक्सिमम दिया होता है, मिनिमम दिया होता है, तो एवरेज निकाल लेंगे। अगर एवरेज खुद दे दें तो हम उसको यूज़ कर लेंगे। तो वक्त कम है, अदरवाइज हम इस कैलकुलेशन की डिटेल में जाते हैं, लेकिन दीज आर द फार्मूलाज। ये अगर आप याद कर लेंगे तो इसमें जितनी भी तरह का जो भी घुमा हुआ सवाल है वो इन फार्मूलों में हो जाएगा। ये अनसर्टन सिचुएशन में, सर्टन सिचुएशन में तो वो वाले मसले आते ही नहीं है वाले कि मिनिमम कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, मैक्सिमम कितना पड़ा हुआ है। तो हो सकता है आप पेपर में जाएं और अचानक से एक अनोखा सा सवाल इस तरह से सामने आ जाए। ये ऐसा एरिया जो कम टेस्ट होता है, लेकिन कभी कभार 5-6 अटेम्प्ट बाद अचानक से टेस्ट होता है और लोग बेचारे परेशान हो जाते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। हम लोगों ने, ये भी पास पेपर का एक सवाल है और ये डिटेल से मैं इस पर नहीं डिस्कशन कर सका, तो ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये आज का हम लोगों ने अपने तीनों सेशन ख़त्म किए। अब हमारा जो कल का टारगेट है वो बेसिकली सेकंड जोन है, वो जो सिलेबस का सेकंड जोन है ना जिसमें प्रोसेस वेरिएंस है, टारगेट को हमने कवर कर लिया है।
प्रोसेस एक लंबा चौड़ा सा टॉपिक है, आसान टॉपिक होता है लेकिन उस पर हमें टाइम लगता है। प्रोसेस करेंगे, नेक्स्ट सेशन में जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट के साथ जोड़ते हुए वेरिएंस में एंटर हो जाएंगे और तीसरे जोन में फिर इंशाल्लाह वेरिएंस करेंगे। तो कल प्रोसेस, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट और वेरिएंस बड़े अहम टॉपिक्स हैं और ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं, मतलब जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट को अगर प्रोसेस का सामान है तो प्रोसेस और वेरिएंस ऐसे टॉपिक हैं जो 90% चांस है कि दोनों के दोनों ही आ जाते हैं। कभी अगर वेरिएंस को कम कर दे तो फिर उसको टारगेट कॉस्टिंग से पूछना पड़ता है और प्रोसेस में ज़रा ज़्यादा पूछना पड़ता है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो कल का दिन प्रोसेस के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम प्रोसेस कॉस्टिंग को एक ऐसे यूनिवर्सल फ्लो में चलेंगे कि शुरू से लेके एंड तक सारी लॉजिक्स करते करते एंड पे एक ऐसा आइडियल फॉर्मेट बना लेंगे जिस फॉर्मेट से हमारे हर तरह का सवाल बड़े आराम से सॉल्व हो जाया करेगा। हर तरह का, ओपनिंग, क्लोजिंग, FIFO, लाइफ, ये एफको, फलाना, जो भी मसले हैं वर्क इन प्रोसेस के, ये सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है जी, तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और इंतज़ामिया जो है वो इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर ये आके उसको क्लोज़ कर दें। Dear students, we have completed 3rd or 5th exam focused revision sessions of CAF 3, that is Cost and Management Accounting. The material being used today would be shared using a link under the video of this session on Facebook page, which is icap.ca students. For his devotion and dedication, please give sir a big round of applause. Sir, thank you so much. Now, CAF 6, that is MFA Managerial Analysis, first session will be conducted today from 6 p.m. to 9 p.m. Till then,